जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। 6 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम है सीटेट का। और अब से हम जो भी टॉपिक देखेंगे वहां PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप देखना कि जो भी PYQ क्वेश्चन करके जाता है एग्जाम में वहां अच्छे प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए आज जो देखेंगे वहां सालवर पेपर है जो कि जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, भाषा 1 हिंदी को। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर शुरू से अंतिम तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। दोस्तों, यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनता है, तो कृपया आप जब भी वीडियो देखें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आपको सीटेट की तैयारी कराते हैं हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न जो कि 1 से लेकर 9 के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों, आपको ना यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है 1 से लेकर 9 तक के जो प्रश्न है वहाँ इसी के संदर्भ में है और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसे पहले आराम से पढ़ते हैं। समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी वह निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचे। जेम्स एडम, मैडम क्यूरी, एडिसन के समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाले ही सही समय पर पारखी हैं। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को। 9 प्रश्न हैं 1 से लेकर। पहला प्रश्न है, समय नष्ट कर देता है। बताइए, समय नष्ट कर देता है। इसके लिए ना आपको हमेशा ये वाला ना जो गद्यांश है उसको याद रखना है, या याद नहीं रख सकते तो आप उसे पुनः एक बार पढ़ सकते हो प्रश्न के हिसाब से। समय नष्ट कर देता है क्या? समय व्यर्थ गंवाने वालों को। ठीक है, देखो मेरा जो टॉपिक रहता है ना वहाँ 30 क्वेश्चन का रहता है और ये 30 क्वेश्चन को मैं प्रयास करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा आप लोगों को बताने का। इसलिए आप वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद स्वयं से चारों ऑप्शन को पढ़ना, फिर आंसर लगाने का प्रयास करना। ठीक है, अब जैसे कि समय नष्ट कर देता है किसे? समय व्यर्थ गंवाने वालों को, तो ऑप्शन बी रहेगा। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि? बताओ, महात्मा गांधी की जो गणना है उस समय के सफलतम महान व्यक्तियों के बीच में होती थी, अभी भी होता है, तो क्यों होती थी बताओ? वे जो है समय के पाबंद थे, याद रखना है। वे प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ये सभी ठीक है, लेकिन जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसी में से आंसर छांटना है। तो वे समय के पाबंद थे, यानी कि वो हमेशा, जैसे कि आप देखना धोती में लटका कर चलता था अपने घड़ी को, यानी कि वो अपने समय के पाबंद थे। अगर किसी काम को करना है तो इतने समय में करना है, वो करके रहेगा। इसलिए आंसर सी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भाग्य निर्माण की बुनियाद खाली स्थान है। बताइए, भाग्य निर्माण की बुनियाद यानी कि बेस, तो भाग्य का निर्माण करना है तो इसके लिए बुनियाद या बेस क्या है? भाग्य विधाता है कि समय का सदुपयोग है कि समय की बर्बादी है या असमय कार्य करना? आंसर रहेगा समय का सदुपयोग।
आप जो है अगर समय का सदुपयोग करोगे तो यही जो है आपके भाग्य निर्माण का कार्य करेगा, जो कि आप टीचर बन जाओगे। ठीक है, चलिए। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है, बताइए। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। अब देखना, पैसा पैसा करते रहोगे तो बस पैसे के पीछे ही लगे रहोगे, लेकिन पैसों को छोड़कर अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो पैसे ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आएगा, यानी कि आप जो काम करोगे उससे पैसा प्राप्त होगा। इसलिए आपको पैसा को महत्व नहीं देना है तो सिर्फ समय को महत्व देना है। असमय कार्य करने वाले, बताओ, असमय कार्य करने वाले जो गद्यांश है उसी के हिसाब से आंसर लगाना है। भाई जैसे कि खाना है उस टाइम आप खा नहीं रहे हो, पढ़ना है उस टाइम आप पढ़ नहीं रहे हो, सोना है उस टाइम आप सो नहीं रहे हो, तो इसका मतलब असमय कार्य करने वाले जो होते हैं ना वो कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है, सदुपयोग का संधि विच्छेद है, बताइए। सदुपयोग, सदुपयोग, सदधन उपयोग यानी कि सदुपयोग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आंसर रहेगा डी ऑप्शन, सत्ता अदत्ता धन उपयोग, इसका मतलब है डी ऑप्शन। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है, बताइए। जीवन को अगर सही ढंग से जीना है, व्यवस्थित जीवन जीना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग, या केवल समय को ही महत्व देना। अब देखो भाई, आपके पास धन है और आपके पास जीवन जीने का कलर नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कई लोगों के पास समय ही समय रहता है, फुल समय है, लेकिन उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा है। या ऐसे भी हो सकते केवल समय को ही महत्व देना, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या रहेगा? समय का ठीक से उपयोग करना, ये जो होता है वहां जीवन जीने का सही ढंग है। सी ऑप्शन। आठवां प्रश्न है, सामयिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? मतलब सामयिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ई, इक, इत या आ? दोस्तों यहां पर क्या है? सामयिक है। अब अगर आप इसके सामयिक को संधि विच्छेद करोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय दो होता है, प्रत्यय हमेशा पीछे रुकते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा इक रहेगा। सामयिक शब्द का प्रत्यय इक रहेगा। समूह में भिन्न शब्द है, बताइए। समूह में भिन्न शब्द है। जेम्स वाट, अभी हम लोग गद्यांश जो पढ़े ना उसमें इसका नाम था ही। मैडम क्यूरी, इसका भी नाम है। महात्मा गांधी, इसका भी नाम है। व्यक्ति, ये जो है इन तीनों में से भिन्न लग रहा है, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति का अलग है। इसका मतलब आपको इसी को ही सही लगाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न ना आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप बड़ा ध्यान पूर्वक इस चीज को समझना है। चलिए, यहां पर आ गया निम्नलिखित काव्यांश। जैसे कि इससे पहले हम क्या पढ़े? गद्यांश, अब काव्यांश। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए, जो कि प्रश्न 10 से लेकर 15 तक है। काव्यांश है, इसको पहले पढ़ लेते हैं आराम से। जहां मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान सहज की प्राप्ति हो, जहां विश्व को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहां शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहां बिना थके कार्यशील बहे उठती हो निर्माण की ऊंचाइयां छूने, जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृत प्रायः आदत के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। ये जो है काव्यांश है। ठीक है, अब इसी में से आपको आंसर छांटना है 10 से लेकर 15 तक के बीच का। ठीक है,
पहला, कविता में जागृत करने से तात्पर्य है। अब बताओ, जागृत करना मतलब सोकर उठने से नहीं होता। कविता एक कहीं ना कहीं किसी ढंग से, आप देखना कविता पढ़ोगे ना तो सीधे तौर पे जो शब्द लिखा है वह उसे इंगित नहीं करता, बशर्ते वह किसी और तथ्य के बारे में कहते हैं। जागृत करने से तात्पर्य है चेतना भरना। आप अपने दिमाग में अगर चेतना नहीं भरे हो, इसका मतलब है वहां जागृत अवस्था में नहीं है। तो जहां जागृत, कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा, वही है। 11वां नंबर का प्रश्न है, कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है। बताओ, अभी आपने कविता पढ़ा तो आपने देखा होगा कि किसे महत्व नहीं दिया है। सबसे पहली बात देखो, निर्भय होना को, स्वाभिमान को, अखंडता को, ये कविता में शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब BCD तो आएगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन ही सही रहेगा। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है, संकीर्ण दीवारों को महत्व नहीं दिया गया है और इसी के हमको छांटना है। आइए देखते हैं यहाँ पर काव्यांश को पुनः पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो कि जहां विश्व को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवारों से, है ना। विश्व को बांटा गया है क्या, संकीर्ण दीवारों से नहीं, इसीलिए कहा गया है जहां विश्व को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवारों से। इसके बारे में नहीं कहा गया है, महत्व नहीं दिया गया है। अगर महत्व दिया रहता संकीर्ण दीवारों को तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि जहां विश्व को बांटा गया हो संकीर्ण दीवारों से, ऐसा होना चाहिए था। तो फिलहाल के हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। 12वां प्रश्न, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे, बताओ, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या होना चाहिए, कसौटी, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, है ना, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, बी ऑप्शन। कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है, धर्म पथ पर अग्रसर होना, अग्निपथ पर अग्रसर होना, तो ये तो नहीं होगा। सदैव प्रथम आना, तर्क से काट करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर रहेगा ए नंबर का। शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा, बताओ। इक प्रत्यय, जैसे कि एक अभी बताया था ना मैं, उसी प्रकार से इक प्रत्यय लगाना है। तो ऐसे में शाब्दिक जो सी ऑप्शन है वो परफेक्ट है और इसका प्रत्यय रहेगा इक। अगर विच्छेद करते तब की बात है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। अगला, निर्भय शब्द में मूल शब्द है, बताइए। निर्भय शब्द में मूल शब्द है निर्भय या अभय, इसका मूल शब्द पूछा गया है। आंसर रहेगा सी नंबर, भय। अगला, निम्न में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है, निम्न में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है, डिकोडिंग, शब्द पहचान, रूप विज्ञान, पठन शब्द भंडार। दोस्तों यहाँ पर बुनियादी पठन यानी कि पढ़ने की कौशल नहीं है, तो क्या है, रूप विज्ञान नहीं है। बाकी जैसे डिकोडिंग करके पढ़ना है, शब्द पहचानना है या पठन शब्द भंडार होना, ये सभी क्या है, बुनियादी पठन या पढ़ने के कौशल है, लेकिन रूप विज्ञान नहीं है। 17 नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप पहचान करने के लिए कहती हैं। वे खालिस्तान का अनुगमन कर रही हैं, बताओ वह किसका अनुगमन कर रही है। आंसर रहेगा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम का। याद रखना इस चीज को। भाषा खालिस्तान का एक सामाजिक उपकरण है। भाषा क्या है, सामाजिक, जैसे कि आप समाज में हो, समाज में कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग तो होता है। एक तो अपना जैसे कि लोकल जो भाषा है ना, जैसे कि मराठी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, बंगला, तमिल, मलयालम या हिंदी का देख लो या इंग्लिश का है। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है अपने अंतः क्रिया का एक सामाजिक उपकरण के तौर पर कार्य करता है। तो आंसर बी रहेगा। पढ़ते समय
विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की कविताओं में देखना उसके विवरण तो दिया रहता है, किसने लिखा है, कब लिखा है, उसके स्थान क्या है, उन सभी के बारे में दिया रहता है। तो ये जो होता है ना, एक स्थानीय अवबोधन को दर्शाता है, एक स्थानीय अवबोधन को दर्शाता है। एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेते हैं और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेखा पढ़ने के लिए कहती हैं। वे खालिस्तान का अभ्यास कर रही है। बताओ वो जो किसका अभ्यास कर रही है, इसका मतलब ये है विस्तृत पठन, यानी कि कोई भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में विस्तार से जानना है, उसे विस्तार से जानना है, हर चीज को जानना है, हर पहलू को जानना है, इसलिए आंसर ए रहेगा। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि बताइए। एक शिक्षक है और छोटे बच्चों को जो नए शब्द सिखाता है, जैसे कि नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए वास्तविक वस्तुओं को प्रयोग करते हैं। तो क्यों? क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच जोड़ने में मदद करता है जो अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। अब छोटा सा बालक है, उसे कुछ चीज पता नहीं है, सामान्य व्यवहार की जो बात है उसे ही पता है। अब जैसे कि मैं कहूं कि ये ब्लैक बोर्ड है, अगर क्लास में पहली बार जा रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड पहली बार देखेगा। अब उसे क्या बोलते हैं, आप उसे बताओ। जैसे वो वस्तु है, ब्लैक बोर्ड एक वस्तु है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो होता है वहां ब्लैक बोर्ड है जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं। तो जब आप वस्तु को सीधे तौर पे उसे के सामने रखकर बताओगे तब जाके बच्चे सही ढंग से उस वस्तुओं के वास्तविक उपयोग का बारे में जानता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं, इस अवधि को खालिस्तान कहते हैं। जब शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है तो ऐसे इस अवधि को क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। बोलता नहीं मतलब मूक है। एक प्रभावी भाषा शिक्षक को बताइए, एक प्रभावी जो भाषा शिक्षक हैं, अगर आप हिंदी के शिक्षक हो, अगर आप अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हो, तो उसके लिए क्या है? पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना है? जो पाठ्य वस्तु है वो तो आप पढ़ाओगे ही, साथ ही साथ उसके अलावा अतिरिक्त आपको ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वो आप बच्चों पर इसे प्रयोग कर सकते हो। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उस शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाता है? दोस्तों जैसे कि आप देखना, अभी जो टीचर लोग करते हैं, बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो कुछ बच्चों को टॉप के 5 में रखता है, कुछ को जो थोड़े से मीडियम क्वालिटी के है उसे बीच में रखते हैं, जो कमज़ोर है उसे नीचे रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो अच्छे कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और जो सबसे कम स्तर में समझ रहे हैं, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, उसको जो है उनकी समस्याओं के हिसाब से उसे आगे बढ़ाना है। तो ये जो होता है वहाँ पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत आता है, जो कि डी में है। ठीक है। अगला, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को खालिस्तान कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है उस शिक्षण पद्धति को? प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। 26वां, निम्न में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? क्या जाएगा बताओ इसका आंसर? आप ना स्वयं से पढ़ना, ऑप्शन भले में ही बता रहा हूं लेकिन आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है तब जाके आंसर लगाना है। कभी भी आप एग्जाम बैठो, ठीक है, तो जैसे कि टीचर भर्ती में बैठ गए या टेट के एग्जाम में बैठ गए, तो पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है तभी जाके आंसर लगाना है। जब तक आप ऑप्शन को नहीं समझोगे तब तक आंसर मत लगाना, गलती हो जाएगा। इसका जो जवाब आ जाएगा वहां, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। ठीक है,
अगला उपचारात्मक शिक्षण है, बताओ उपचारात्मक शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। अब जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे के सामने बहुत सारी दिक्कत आते हैं, उसे शब्दों को समझने में आता है या कुछ उसको ढंग से क्या है कुछ भी तरीके से उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या समस्या है जीवन में या अपन पढ़ाई के क्षेत्र में, तो इसके लिए आपको उपचार करना है, उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो इसके लिए क्या करोगे कि सीखने में आने वाली जो भी रिक्तियों को भरना है, अगर कुछ गलती कर रहा है उसे सुधारना है, अगर कुछ दिक्कत है उस दिक्कत को भरना है। तो इस प्रकार से आंसर ए रहेगा। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। आंसर रहेगा, आप देखना कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ढंग से लिख नहीं पाता, ढंग से पढ़ नहीं पाता। आपने एक पिक्चर तो देखी होगी, जैसे कि तारे ज़मीन पर, उसमें एक बच्चा है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है कि ए को, जैसे ये ए है उसे इस प्रकार से लिखना, या बी को या डी को, तो सी है उसे इस प्रकार से, कुछ न कुछ उसमें दिक्कत रहते हैं। तो इसे जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? प्रिंट समृद्ध, आप देखना जैसे कि आप हिंदी क्लास ले रहे हो, उसमें प्रिंट समृद्ध, आपके पास अगर प्रिंट का समृद्ध है, उसमें कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर कक्षा के प्रदत्त कार्य के अंतर्गत आता है, और यही प्रिंट समृद्धि में आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, कंप्यूटर, ये इसमें नहीं आएगा, है ना, तो ऑप्शन ए ही सही रहेगा, जिसमें कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर कक्षा के प्रदत्त कार्य के अंतर्गत भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश के अंतर्गत आता है। अब 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे है जो, बताओ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वो है जो, ऑप्शन है अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, या विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।